ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, दिस इज इमरान। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं अल्काजार बैच का सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर का आई थिंक लेक्चर नंबर 6 होगा एंड दिस विल बी द लास्ट लेक्चर। इट मे बी पॉसिबल कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर तक जाएं, बट मेरे पास आई थिंक हमने कल किया था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और एबनॉर्मल मास वगैरह बच रहा है। तो आई विल ट्राई कि इसी पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसको खत्म कर दें। ठीक है, नहीं हुआ तो भूल चूक माफ कर देना यार। ठीक है, ठीक है, राजकुमार रॉय की तरह। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया और बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। थैंक यू सो मच आप लोगों के रिस्पांस के लिए। बहुत ही बढ़िया रिस्पांस रह रहा है चैनल पे। इसी तरीके से आप लोग अगर हमारा सपोर्ट करते रहेंगे तो जैसे ही हम लोग 500 सब्सक्राइबर को क्रॉस करेंगे हम लोग इन लाइव क्लासेस का अनाउंसमेंट कर देंगे और फिर तुम लोगों के साथ लाइव डिस्कशन करेंगे। तो भैया अगर तुम्हें अपने बोर्ड 2026 से पहले भैया के साथ लाइव पढ़ना है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है, जैसे ही 500 सब्सक्राइबर होगा, बाल बाल छोड़ दो जैसे ही 500 सब्सक्राइबर होगा वी विल डेफिनेटली कम अप विद लाइव क्लासेस। मैंने लास्ट क्लास में भी यही कहा है तुमसे, यही इस क्लास में भी यही कह रहा हूँ। डेफिनेटली वी विल कम विद द लाइव क्लासेस, लेकिन उसके लिए कंडीशन यही है बच्चा पार्टी की, तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा अपने दोस्त यारों में। ठीक है, ताकि तुम्हारा केमिस्ट्री सिक्योर रहे। 90% तुम्हारा कहीं नहीं जाए केमिस्ट्री में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हमारा नोट्स जो है हमने लास्ट क्लास में, ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो कर लिया था। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो हम लोगों ने कर लिया था बच्चा पार्टी। ठीक है जी, अब आज स्टार्ट करेंगे हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या स्टार्ट करेंगे, हेडिंग डालते हैं। ओ शिट, अरे यार ये क्या हो जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ओके तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझो क्या होता है। अब मैं थोड़ा सा तुम्हें इसमें दो सेकंड और दे दो भाई मुझे। ठीक है, 2 सेकंड और दे दो बस। ठीक है, अब मुझे तुम 2 मिनट और दो ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें लास्ट पर्टिकुलर लेक्चर में समझाया था बॉइलिंग पॉइंट को, वैसे ही मुझे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझाने दो। फिर मैं तुम्हारे लिए डेफिनेशन भी लिख दूंगा, फॉर्मूले भी लिख दूंगा, ग्राफ भी बना दूंगा और तुम्हें बता भी दूंगा कि क्या क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बट बिफोर दैट 2 मिनट अपने पेन को कहीं साइड में रख दो, कॉपी को साइड में रख दो, सुनो 2 मिनट अच्छे से। ठीक है, आ जाओ। अब ये हमारा सॉल्यूशन है पानी का। इसमें मैंने कोई नॉन वोलेटाइल, अपना नॉन वोलेटाइल चीज जिंदा है अभी भी। अपन ने क्या कर लिया, एक नॉन वोलेटाइल चीज ली और उसके अंदर डाल दिया। समझना बात को। ठीक है, अब तुम अज्यूम करना, अज्यूम क्या करना है समझो। तो तुम्हारा पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा था, फ्रीज कर रहा था। फिर से बताइए भैया, जो तुम्हारा पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर जा रहा था, आइस बन जा रहा था। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या बन जा रहा था, आइस बन जा रहा था। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो तुम्हारा आइस बन जा रहा था। लेकिन लेकिन अब क्या हुआ है कि हमने क्या सॉरी हमने क्या किया, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला। अब फिर से वही सरफेस जो है क्या हो गया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ने ले लिया। अगर तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट क्लियर होगा ना यार, ये बात लिख के ले लो, अभी 2 मिनट में तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि क्या बताना चाह रहे हैं भैया। अब वो जो तुम्हारा एरिया है वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ने ले लिया। जो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन रहा था, तो वो पानी अब 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ नहीं बनेगा। क्यों सर, क्यों क्यों नहीं बनेगा? खुद से सोचो ना यार, खुद से सोचो। देखो स्क्रीन पे देखो, खुद से समझना। ये तुम्हारा एक कंटेनर था। ठीक है, ये तुम्हारा एक कंटेनर था, यहाँ पे कोई नॉन वोलेटाइल चीज आ गई। ये पहले कंटेनर था जिसमें यहाँ पे पानी था। तो जो तुम्हारा ये सारा का सारा पानी बर्फ बन गया, सब बन गया बर्फ। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे तो पानी है ही नहीं, सॉरी यहाँ पे तो सॉल्यूट है। कौन सा सॉल्यूट है सर, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अब ये तो बर्फ बनेगा नहीं, तो ऑलरेडी है ना सॉल्यूट। ठीक है, अब तो ये ऑलरेडी नॉन वोलेटाइल है। तो इसने क्या किया है, इसने बेसिकली हमारे पानी का एरिया कम कर दिया। बेसिकली अब क्या होगा, जो पानी तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर रहा था वो अब कहीं -2 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करेगा। आगे मेरी बात समझ में? तो दिस इज व्हाट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अभी तक हम लोग पढ़ते आए थे बॉइलिंग पॉइंट और रिलेटिव फ्लोइंग वेपर प्रेशर बढ़ रहा था, है ना। नॉन वोलेटाइल को जानने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, है ना। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, क्योंकि जो 0 डिग्री सेल्सियस पे बन रहा था बर्फ, वो अब 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं बल्कि -3, -2, -1 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बनेगा। आ रही है बात समझ में? तो अब वो ये सॉल्यूशन जो है तुम्हारा, ये इसका जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेशन हो गया, उसका घट गया वो, है ना, वो घट गया। अब कहीं वो -2, -3 डिग्री सेल्सियस पे जाके बर्फ हो रहा होगा। आई होप ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो तो अब ये अगर समझ में आ गया तो इसी चीज़ को लिख देंगे हम लोग, इसी चीज़ को लिख देंगे हम लोग तुम्हारे लिए, है ना।
ध्यान देना भाई। क्या कहा मैंने? द फ्रीजिंग पॉइंट या फिर व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल, व्हेन अ नॉन volatile when a non volatile solute when a non volatile solute is is added to a solvent, to a solvent, the freezing point of the solution, the freezing point of the solution is always lower than that of the pure solvent, that of the pure solvent। देखो यार, पूरे टाइम मेरा जो सर रहता है वो स्क्रीन पे रहता है, इसलिए क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि तुम लोगों को मेरी बैड हैंड राइटिंग का अंदाजा हो, ठीक है। तो काफ़ी सही से प्रॉपरली लिखना पड़ता है, इसलिए नीचे देखना पड़ेगा मुझे, वरना तो मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन दूंगा कैमरे में बात करके ऑन टू ऑन, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ होगी वो हमारी स्तर पर होगी, ज़मीन पर, ठीक है। चलो, प्योर सॉल्वेंट क्या हो रहा है सर? लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है सर। एज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट decreases in presence of decreases in presence of non-volatile solute, in presence of non-volatile solute, ठीक है भाई। बात आ गई समझ में? बताओ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is added to a solvent, the freezing point of the solution is always lower than that of the pure solvent, as vapor pressure of the solvent decreases in the presence of non-volatile solute। I hope ये मैंने तुम्हें समझा दिया होगा। यही जो डिफरेंस, अच्छा चलो मैं फिर से उसको ग्राफ बनाता हूँ। बन गया? ये सीधा बन गया बहुत ज़्यादा, ठीक है जी, सीधा बन गया बहुत ज़्यादा, सीधा बन गया। चलो यहाँ पे आ जाएगा क्या हमारा? वेपर प्रेशर। क्या आ जाएगा सर? वेपर प्रेशर। ये हटा दो, वेपर प्रेशर। और यहाँ जो आ जाएगा वो तुम्हारा क्या आ जाएगा? टेम्परेचर। और टेम्परेचर भैया याद रखना केल्विन्स में। किसमें सर? केल्विन्स में। चलिए, यहाँ पे तुम्हारा सॉल्वेंट जो है वो फ्रीज कर गया था कहीं। ये किसका दिया है भैया? सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट या फिर फ्रोजन सॉल्वेंट देखते हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं, फ्रोजन सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखो यहां से जो तुम्हारा नेक्स्ट सॉल्यूशन है, ये स्ट्रेट लाइन बन गई ना? एक सेकेंड, हाँ चलो भाई, ये कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया है, लेकिन चलो इसको ऐसा रखते हैं। ये है तुम्हारा किसका? सॉल्यूशन का। ये है किसका? तुम्हारा सॉल्यूशन का। तुम खुद से देखो, ये है तुम्हारा टीएफ, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। वहां पे बढ़ रहा था, याद करो, यहाँ पे जब हमने डिस्कस किया था, ये रहा ग्राफ। तो देखो कहाँ गए तुम? ये रहा टीवी, बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो भाई मेरे, यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ है सर? यहाँ हमारा रुक रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे फिर हम लोग? यहाँ पे हम लोग एक और बनाएंगे जिसका हमारा, ये हमारा लिक्विड, बे यार, ये हमारा हो जाएगा क्या? लिक्विड सॉल्वेंट। ये हो जाएगा हमारा क्या? लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है भाई, ये हो गया लिक्विड। तो ये है तुम्हारा कुछ ग्राफ। अब ये जो चेंज आएगा ना, ये दोनों में चेंज जो आया, समझो। द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस, मेरे स्क्रीन ऊपर आ जाओ भाई, द डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इज नोन एज, बेसिकली समझ गए हो तुम यार, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच का जो डिफरेंस है फ्रीजिंग पॉइंट में, इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है भाई। तो डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल्स टू व्हाट? टी एफ माइनस टी एफ नॉट माइनस टी एफ। यहाँ पे टी एफ नॉट बड़ा होगा, ऑब्वियसली वो 2 डिग्री सेल्सियस पे अगर बर्फ बनना था तो अब कितने पे बनेगा? अब -2 डिग्री सेल्सियस पे बनेगा। अब कितने पे बनेगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे बनेगा। एनी नंबर विच इज लेसर देन 2 उस पे बनेगा, है ना? 2 से छोटा कोई भी नंबर ले लो भाई,
ठीक है सर। तो ये तुम्हारा TF नॉट क्या है, ये है सर प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर सॉल्वेंट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और ये क्या है बताओ बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, आई होप ये तुम्हें मैं समझा पाया हूँगा। ठीक है, चलो यहाँ जो आते हैं नेक्स्ट। अब देखो डेल्टा TF मैंने तुम्हें अभी जैसे बताया था किस पे डिपेंड करता है, मोलालिटी पे भैया। किस पे मोलालिटी पे, मोलालिटी। ठीक है सर। तो डेल्टा TF को तुम क्या लिख सकते हो, डेल्टा TF विल बी इक्वल्स टू KF टाइम्स मोलालिटी, KF टाइम्स मोलालिटी। ठीक है, अच्छा तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF टाइम्स W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन 1000। जी सर, डेल्टा TF विल बी इक्वल्स टू KF टाइम्स W2 अपॉन M2 इंटू W1 इंटू 1000। समझ गया। अब जो ये KF है वो क्या होता है सर, वो होता है हमारा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। एक सेकंड, माय फॉल्ट बच्चा पार्टी, यहाँ पे मैंने तुम लोगों को गलती से इसको क्रायोस्कोपिक बता दिया था ना, ये इब्लियोस्कोपिक होता है, नाम ही आता है ना बॉइलिंग, इब्लियो है ना। ठीक है, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, तो ये तुम्हारा इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट हो गया बेटा। ठीक है जी। और यहाँ पे जो तुम्हारा ये बनाया मैंने, ये क्या बनाया तुम्हारा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया कि खत्म, ये हमारे जो है चीज़ें डेल्टा TF के बारे में भाई खत्म। चलिए, तो इसी के साथ जो हमारा है एक और पार्ट हमारा, मतलब एक और हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमारा कंप्लीट होता है। वो कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सारी चीज़ें आई होप मैंने तुम्हें यहाँ पे लिख करके समझा दी होगी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है जी। चलो, तो अब इस पेज को हम लोग यहाँ पे से खाली छोड़ सकते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया, मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो सारा का सारा मैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन ले लूंगा। ठीक है, ताकि तुम्हें कोई डाउट नहीं है। मैं चाहता हूँ एक बार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पूरा पढ़ लो यार, फ्लो में पूरा पढ़ लो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, फिर मैं सिर्फ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्वेश्चन लेके आऊँगा, 10-15 क्वेश्चन लेके आ जाऊँगा। ठीक है, तुम लोगों के लिए। चलो, 10-15 क्वेश्चन तो पक्का लेकर के आ रहा हूँ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे। फ्रीजिंग पॉइंट के अलग, बॉइलिंग पॉइंट के अलग, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और वो वेपर प्रेशर के अलग। और अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं ऑस्मोसिस। क्या पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग डालते हैं ऑस्मोसिस। अब इसको भी 2 मिनट की बात सुन लो। ठीक है, अब 2 मिनट की बात सुन लो। जब तुम उनसे मिलने जाते हो, उनसे समझ लो ना, जब तुम उनसे मिलने जाते हो तो तुम बेसिकली क्या करते हो, फुल परफ्यूम लगा के जाते हो। ठीक है, अब क्या होता है, जब तुम परफ्यूम लगा के जाते हो तो तुम अपने रूम में परफ्यूम लगाते हो, लेकिन पापा के रूम में परफ्यूम की खुशबू चली जाती है। क्या समझ रहे हो, पापा के रूम में परफ्यूम की खुशबू चली जाती है। उन्हें समझ में आ जाता है कि बेटा जा रहा है कहीं बाहर, अब लगाओ उसकी क्लास, है ना। फिर वो बुलाएंगे, आ जाओ, तुम्हारी लगेगी, राहुल आओ बेटा इधर आओ, कहाँ जा रहे हो। पापा को कैसे पता चल गया, बेटा परफ्यूम जो तुमने मारा था ना उससे पता चल गया। हैं सर, मेरा तो बेकार सा परफ्यूम है 200 वाला। समझो, परफ्यूम ने क्या किया, जब तुमने परफ्यूम अपने ऊपर वो किया, स्प्रेड किया, क्या हुआ समझो। तुमने इस रूम के किसी भी कॉर्नर में जाकर के किया होगा, लेकिन मुझे स्मेल आएगी। वी नो दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूजन, राइट। कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूजन हमें अच्छे से पता है सर। वहां पे हमने अगर छिड़का तो हमें यहाँ तक महक आने वाली है, समझ रहे हो। वहां पे अगर हमने स्प्रेड किया है क्या परफ्यूम, तो यहाँ तक महक आएगी। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। द ट्रांसफर ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये बात हमें पता है। The transfer of higher concentration to the lower concentration is called diffusion in gas, ठीक है, in liquid as well, diffusion, ठीक है। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। हायर कंसंट्रेशन से या सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ चीजें जाती है, नहीं, सॉल्यूशन से अगर सॉल्वेंट की तरफ जाती है तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन का, यहाँ पे सॉल्वेंट की तरफ से चीजें सॉल्यूशन में जाती है। लोअर कंसंट्रेशन था सॉल्वेंट में, कहाँ गए, हायर कंसंट्रेशन पे। कौन है हायर कंसंट्रेशन पे, सॉल्यूशन। दिस फ्लो इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस एंड द प्रेशर व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस फ्लो इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, चलो देखते हैं।
देखते हैं ऑस्मोसिस क्या है। द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ, क्या होता है भैया आपने, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम, सॉरी सॉल्वेंट molecules solution of solution of लोअर कंसंट्रेशन, भैया याद रखना इस बात को, भैया बात को याद रखना, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, टू हायर कंसंट्रेशन। क्या है भैया, फिर से बता दो, देखो सुन लो। द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड osmotic pressure, sorry, this process is called as osmosis, ठीक है, is called osmosis, ठीक है। आई होप तुम्हें ऑस्मोसिस समझाने में, अच्छा एक चीज मैं भूल गया हूँ कुछ यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सर बायो मत पढ़ाओ, बिल्कुल मैं तुमसे ज्यादा भागता हूँ इससे, बायो मत पढ़ाओ। सो कंसंट्रेशन क्या बताया था मैंने, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम लिख दूं, एसपीएम लिख दूं, समझ जाओगे, चलो यार कुछ ज्ञानी बच्चे भी होंगे। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, semi permeable membrane is called as osmosis. The process of flow of solvent molecule from solution of lower concentration to the solution of higher concentration is called as osmosis, ठीक है। and the hydrostatic pressure, the hydrostatic pressure which develop on account of osmosis is called as osmotic pressure, ठीक है। so the pressure which is developed due to osmosis is called as osmotic pressure, भैया is called as osmotic pressure, ठीक है, ठीक है। चलो अब आते हैं इस टॉपिक को तो हमने तुम्हें समझा दिया, अब आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को समझो। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिनोट करते हैं पाई से, किससे सर, पाई से, ठीक है। पाई इज इक्वल टू, ऑस्मोटिक प्रेशर को ज्यादा ही बड़े बन गया था, ठीक है, पाई से। और जो पाई होता है भाई, यहाँ ध्यान देना, यहाँ एक चीज ध्यान देना, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। और अभी तक हमने कंसंट्रेशन को किस में देखा, मोलालिटी में, यहाँ पे देखेंगे मोलैरिटी में, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और कौन सी कंसंट्रेशन, मोलैरिटी। मतलब सर पाई इज इक्वल्स टू CRT, this is the formula for the osmosis, this is the formula for the osmosis, ठीक है। पाई इज इक्वल्स टू CRT। व्हाट इज दिस C सर, अपन जानते हैं सर, C होता है N अपॉन V मस्ट इन लीटर, इंटू R सर जानते हैं गैस कांस्टेंट, इंटू सर T जानते हैं टेम्परेचर, T को क्या जानते हो, टेम्परेचर, R को क्या जानते हो, गैस कांस्टेंट, याद रखना यार। तो पाई इज इक्वल्स टू CRT, समझ गए होगे मेरे ख्याल में। R को लिख दूं, R इज गैस कांस्टेंट और T इज द टेम्परेचर, तो बेटा और अच्छे से समझो इसको, तो थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझो। देखना जरा, ठीक है। N को मैं क्या लिख सकता हूँ, W2 अपॉन M2 लिख सकता हूँ, बुरा मत मान जाना, मानो भाई मानो। इसको क्या लिख सकता हूँ, V इंटू RT सर, इंटू RT। तो मैं फाइनली पाई इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 इंटू V इंटू RT लिख सकता हूँ, जी सर। तो ये है तुम्हारा फाइनल एक और फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा सर यहाँ से M2 निकाल सकते हैं आप, ठीक है सर। M2 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, W2 RT अपॉन M2 लेके आए तो पाई इंटू V, ठीक है। चलो इसको भी मैं पीछे की शीट पे ले जा रहा हूँ, इसको भी मैं बे यार पीछे शीट पे ले जाता हूँ, चलो यहाँ। तो ये हमारा फॉर्मूला बना एक और, M इज इक्वल्स टू W2 इंटू RT अपन पाई M।
RT इंटू पाई एम। ठीक है बच्चा, ठीक है, ठीक है, ओके। फोन थोड़ा सा डिस्चार्ज हो रहा है यार, कुछ करते हैं इसका उपाय। एक सेकंड दो मुझे। रख देना आईफोन वाला इसका चार्जर, वो ब्लू वाला। एक सेकंड भैया। ओके डन सर। होप सो अभी तक फिर से आवाज़ तो आई नहीं है। तो नोटिफिकेशन तो मिला नहीं हमें कि चार्ज हो रहा है कि। उम्मीद और आशा करते हैं कि चार्ज हो रहा हो, वरना फिर से डिस्कनेक्ट होगा भैया। चलो, m2 इज इक्वल टू w2 इंटू आर इंटू टी अपॉन पाई इंटू वे, पाई इंटू वे। ये अपने अपन ने क्या देखा फॉर्मूला। अच्छा, दिस 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 प्रोसेस, दिस ऑस्मोसिस प्रोसेस, दिस ऑस्मोटिक प्रेशर is used is used to determine molar mass of macromolecules like protein, polymer, etc. ठीक है जी, चलिए। दिस ऑस्मोटिक प्रेशर इज यूज्ड टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, पॉलीमर एटसेट्रा। इसको याद और रख लेना, इसको याद और रख लेना। तो ये हमारा, इसी के साथ हमारा सारा का सारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो भी सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी वो मैंने आपको आई होप सो बता दी। ठीक है, इसका एक पार्ट और बनता है, उसको और समझ लो। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या बनता है? रिवर्स ऑस्मोसिस तुम्हें पता है? अरे यार तुम खुद से सोचो, ऑस्मोसिस क्या था सर? वो प्रेशर जिसपे लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जा रहे थे, सही बात है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा समझना। जब तुम सॉल्वेंट की तरफ से जो प्रेशर बन रहा था, सॉल्वेंट की तरफ से जो प्रेशर बन रहा था, किस लिए बताओ? सॉल्वेंट की तरफ से जो प्रेशर बन रहा था, सारी चीजों को, सॉरी लोअर कंसंट्रेशन को हायर कंसंट्रेशन की तरफ पहुंचाने के लिए, उसको हम लोग कह रहे थे ऑस्मोसिस। तो अगर कहीं सॉल्यूशन की तरफ प्रेशर लगने लगे, जस्ट टू स्टॉप दिस फ्लो, अगर सॉल्यूशन की तरफ प्रेशर लगे, उतना ही प्रेशर जो ऑस्मोसिस होने के लिए लग रहा था किस साइड, सॉल्वेंट के साइड, उतना ही प्रेशर इस साइड लगे, जस्ट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ this from lower to higher concentration, just to stop this flow of solvent from lower concentration to higher concentration, just to stop this, जो प्रेशर बनेगा उसको कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, चलो रिवर्स ऑस्मोसिस लिख देता हूँ मैं तुम्हारे लिए। रिवर्स ऑस्मोसिस, it is a pressure larger than the osmotic pressure. The osmotic pressure, it is the pressure larger than the osmotic pressure is applied where? To the solution side, sir. To the solution side, sir. To the solution side. Then the pure solvent the pure solvent flows out of solution through SPM, through semi permeable membrane, through SPM. This is called reverse osmosis. This is called reverse osmosis. ठीक है, आरओ से डिनोट भी कर सकते हो उसको, रिवर्स ऑस्मोसिस को। और इट इज the application of reverse osmosis is, it is used in desalination of seawater, seawater के desalination में क्या यूज होता है तुम्हारा? ऑस्मोटिक रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का मेथड भी हमें क्लियर है कहाँ पे यूज होता है। चलिए, आई होप ये मैं तुम्हें समझाने में कारीगर रहा हूँ। क्या बोलते हैं सर। चलो भैया, ये हो गया हमारा। अब जो हम एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है ना, वो छोटा सा टॉपिक है, एब्नॉर्मल मोलर मास। आई होप ये आज मैं खत्म करा ही दूं तुम्हें, मुझे भी अच्छा लगेगा, गुनगुनाहट होगी।
क्या बोलते हैं सर, सरसराहट, गुनगुनाहट, कैसी बातें करते हैं? एबनॉर्मल मोलर मास। चलो तो इसको स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पे जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है, सबसे पहले एबनॉर्मल मोलर मास होता क्या भैया, होता क्या बताइए। देखो समझो, फॉर द सॉल्यूशन, फॉर द सॉल्यूशन, फॉर द सॉल्यूशन, या फिर एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, रुक जाओ। फॉर द सब्सटेंस, फॉर द सब्सटेंस अंडरगोइंग, अंडरगोइंग, अरे यार ऐसा होता है ना, टूटता है सॉल्ट, टूटता है ना। फॉर द सब्सटेंस अंडरगोइंग एसोसिएशन, एसोसिएशन और डिसोसिएशन, फॉर द सब्सटेंस अंडरगोइंग एसोसिएशन और डिसोसिएशन, for the substance undergoing association or dissociation in solution, in solution, है ना। molecular mass, molecular molecular mass is determined, molecular mass determined from colligative property is different from colligative property। बेटा अभी मैं बताता हूँ, एक से मुझे लिख लेने दो यार, ठीक है। colligative property, properties is different। एक बात बताऊँ, ओवरऑल एक सच बात बताऊँ तो ये है, मैं पूरा चैप्टर तुम्हें 2 से 3 घंटे में खड़े खड़े समझा दूंगा, मतलब बिना पेन उठाए। बट आई जस्ट हेट राइटिंग। आई लव केमिस्ट्री बट आई हेट राइटिंग। भाई यार डेफिनेशन पे डेफिनेशन लिखो यार, लेकिन हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन है, उसकी हम इज्जत करते हुए लिखेंगे। लेकिन पॉइंट यार ये इतना सा है, सिर्फ इतनी सी बात है कि यार डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो लिखना पड़ेगा यार थोड़ा सा। For the substance undergoing association or dissociation in solution, molecular mass determined from colligative property is different, is different, ठीक है। वो ज़्यादा हो either either higher और lower, either higher और लोअर, अब वो डिपेंड करता है यार, जो भी हो उससे हम देखेंगे। फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, हम जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं हमेशा वैसा नहीं होता है सर। सर वो हमारी थी, हमारा एक्सपेक्टेशन है, नहीं है। समझ गए। फॉर द सब्सटेंस अंडरगोइंग एसोसिएशन, डिसोसिएशन जो भी है, कोई सॉल्ट है, बेसिकली अब सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्ट टूट रहा है या फिर जुड़ रहा है, बन रहा है या टूट रहा है, इन दोनों केसेस में क्या होता है, सिंपल सी बात है सर, इन दोनों केसेस में क्या होगा, जो मॉलिक्यूलर मास हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकालेंगे और जो हमें मिल रहा होगा, डिटरमाइन होगा, वो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी, दोनों अलग होती है, एंड दोनों अलग होती है। इसी को कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। ये एबनॉर्मल मोलर मास जो दिखाया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है, ठीक है। दिस एक्सपेरिमेंट, दिस experimentally determined molar mass is known as abnormal molar mass, abnormal molar mass। अभी समझ में आ गया abnormal molar mass क्या होता है? ये खत्म, यही था abnormal mass। सब कुछ डिस्चार्ज हुआ पड़ा है यार, बस मैं आज तुम लोगों की क्लास नहीं छोड़ना चाहता था, ठीक है, बट एकदम एकदम भी पॉसिबल नहीं था आज क्लास लेना यार, बहुत मुश्किल से क्लास लगाई, तो थोड़ा सा उसकी वो रख लो यार, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो चैनल को। लाइक तो बिल्कुल नहीं करते तुम लोग, पता नहीं कहाँ से आए हो, किस जगह से आए हो। खैर समझो, आ जाओ वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं सर? वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है सर? वेंट ऑफ फैक्टर देखो, वेंट ऑफ फैक्टर बेसिकली इट इज द रेशियो, वही डिटरमाइंड वैल्यू और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो इन दोनों का रेशियो जो होता है ना, वही होता है वेंट ऑफ फैक्टर। रेशियो ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द एक्सपेरिमेंटली, या फिर एक्सपेरिमेंटली क्या होता है सर? मेंटली सर, हट जा भैया, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू टू द वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रखते हैं, ऑफ कोलिगेटिव property to the calculated value, of the colligative property। colligative property की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और colligative property और जो उसकी जो उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू, उन दोनों का रेशियो, मतलब सर आई, वेंट ऑफ फैक्टर को डिनोट करते हो तुम आई से, किससे? आई से सर, आई विल बी इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास to the abnormal molar mass, समझे?
समझे बच्चा पार्टी? और देखो आई का एक फॉर्मूला तो भैया आपने बता दिया, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। क्या बताया भैया आपने? नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो और भी चीज़ है, ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड देखा गया, या फिर एक्सपेरिमेंटल बताया तो मैंने, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोली प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड, अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसको भी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला बना दूं, टोटल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर और आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन टू दी टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, इससे पहले और जो बाद में बनेंगे, इन दोनों को जो डिवाइड करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा आई का वैल्यू। सिंपल बताओ भाई, तुम कुछ मत करना है, तुम्हें एन फैक्टर भी जिस बच्चे को याद है ना उसके लिए चैप्टर आसान है, नहीं याद है तो फिर तुम जाओ पढ़ो मत, घूमो, ठीक है। क्या बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, सॉल्ट्स जितने भी हैं, कौन कौन से सॉल्ट्स हैं सर? KCl सॉल्ट है सर, MgCl है ना, MgSO4 है, Mg2SO4 होता है बेसिकली, अबे यार क्या बोल रहा हूँ, MgSO4 है सर, Na2SO4 है सर, ये सब सॉल्ट हैं। और कौन से सॉल्ट हैं ये लोग, कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं इसको? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नहीं पता होगा इलेक्ट्रोलाइट, वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब विच 100% डिसोसिएट्स। और बताओ, इतना इतना बढ़िया लेक्चर मिल जाए तो बताओ, विच 100% डिसोसिएट्स, डिसोसिएट्स। यार एक और चीज़ याद रखना, इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तोड़ो इसको, तोड़ो ना, KCl को तोड़ो ना, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, MgCl को तोड़ो ना, Mg पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। MgSO4 को तोड़ो, Mg2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, Na2 को तोड़ो 2Na पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, समझे? इस तरीके से आयन बने। कितना आयन बना, काउंट करो, 2 आयन सर, आई की वैल्यू 2, 2 आयन सर, आई की वैल्यू 2 सर, 2 आयन, आई की वैल्यू 2, 3 आयन सर, आई की वैल्यू 3, खत्म। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आएगा, तोड़ देना, जितना आयन बनेगा वही तुम्हारा आई का वैल्यू होगा, वही तुम्हारा आई का वैल्यू होगा, ठीक है। चलो लेकिन सर if weak electrolyte is given, weak electrolyte is given और इसका डिसोसिएशन की बात होगी, यहाँ पे बेसिकली एसोसिएशन होगा। क्या होगा? एसोसिएशन। एक और निंजा टेक्निक बताऊँ, याद रखना, ये एसोसिएशन जो होता है ना उसकी वैल्यू, आई की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, 1 से कम होगी। और जो डिसोसिएशन होगा ना, जो डिसोसिएशन होगा उसकी उसकी आई की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। देखो है ना, तो डिसोसिएशन में आई की वैल्यू तो 1 से कम हो रही है, फिर क्या ले लें, आई की वैल्यू 1 ले लो, आई की वैल्यू 1 ले लो, ठीक है। जैसे कि C6H2 या फिर H5 मान लेते हैं, COOH क्या है? एसिटिक एसिड है सर, बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड, एसिडिक एसिड होता है C2H5COH। इनके लिए आई की वैल्यू तुम चुपचाप से 1 ले लेना। जैसे होती क्या है इसकी सर, 1/2 होती है, लेकिन ले लेना 1, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये सब आया कहाँ से, कैसे पता चला? यहाँ से आता है, देखो जब डिसोसिएशन होगा ना, डिसोसिएशन होगा तो हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक सॉल्ट मानते हैं, AXBY। क्या मानते हैं भैया? AXBY को तोड़ लो जरा, नहीं आता को तोड़ने में, x a की पावर yx, हम जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई होता था, बचपन में पढ़ के आए हो। और जो यहाँ पे मानो y b की पावर x नेगेटिव, टूटा। अब यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 0 पे ये c था और ये 0 0 होगा, और t इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे ये हो जाएगा c माइनस c अल्फा, ये बनेगा c अल्फा और ये c अल्फा। स्टोकियोमेट्री है तो स्टोकियोमेट्री को मल्टीप्लाई करो, यहाँ x की स्टोकियोमेट्री है, y की स्टोकियोमेट्री। तो जब हम इसको करते हैं ना, टोटल कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम क्या आ गया? अरे भाई समझ लो, 2 मिनट के लिए समझ लो, ये खत्म हो जाएगा, याद कर लेना फॉर्मूला, तुम्हारा काम मिल जाएगा, ठीक है। एसोसिएशन C, ये आ जाएगा तुम्हारा C इंटू 1 माइनस C प्लस x इंटू यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस y टाइम्स C अल्फा। अल्फा कॉमन ले लेता तो 1 बच जाता यार। चलो देखो, यहाँ से C 1 बचा प्लस n माइनस 1 टाइम्स अल्फा, ये आ जाएगा फाइनल फॉर्मूला। तो भैया आपने फाइनल फॉर्मूला क्या बताया? अब इनिशियल ये तो आया तुम्हारा इक्विलिब्रियम पे, अब ये फाइनल है, फाइनल अपॉन इनिशियल तो करना था, फाइनल अपॉन इनिशियल तो करना था। देखो देखो देखो, आई की वैल्यू होती है C इंटू क्या बताया था मैंने, 1 प्लस हटना 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा अपॉन C, C से C मर जाएगा, तो आई की वैल्यू कितनी बनेगी, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा।
समझे? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देखना तोड़ करके देखना कितनी बन रहा है, कितना आयन बन रहा है। जब MgSO4 को तोड़ोगे कितना बनेगा? Mg पॉजिटिव, SO4 दो आयन की वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन तो ये डिसोसिएशन का फॉर्मूला है सर। ये किसका फॉर्मूला है? ये डिसोसिएशन का फॉर्मूला है सर। मतलब n की वैल्यू क्या आ गई सर? n की वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई। n की वैल्यू क्या आ जाएगी? x प्लस वाई। सर x प्लस वाई क्यों हुआ? क्योंकि भैया मैंने बताया तो तुम्हें आफ्टर डिसोसिएशन देखो आयंस कितने बने। अच्छा डिसोसिएशन का एसोसिएशन का अलग फॉर्मूला है सर जी, एसोसिएशन। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ एसोसिएशन का फॉर्मूला, इसी तरीके से ड्राइव करके आता है वो। यहाँ पे बस 1/n टाइम्स n बीटा आता है। ठीक है, बीटा वही है डिसोसिएशन है यार, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कहेंगे इसको यहाँ पे। वहाँ पे डिसोसिएशन था इसलिए उसको हटा दिया, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कह दो उसको, एसोसिएशन कह दो उसको। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। अब अभी हटाओ, n की वैल्यू तुम निकाल देना यार, इसको मैं कोई एग्जाम्पल लेके भी टाइम नहीं खराब करूँगा तुम्हारा। ठीक है, चलो ये आ गया सारा का सारा क्या हमारा एबनॉर्मल मोलर मास, वेंट ऑफ फैक्टर। हर तरह का वेंट ऑफ फैक्टर एसोसिएशन में अलग, डिसोसिएशन में अलग कर लोगे। अब जो लास्ट टॉपिक है ना वो है मॉडिफिकेशन, जो मैंने लिखा भी था वहाँ पे। मॉडिफिकेशन, कौन सी मॉडिफिकेशन सर? बाइक, कार। गुड, मॉडिफिकेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देख रहे हो ना, मॉडिफिकेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी? RLVP याद नहीं है सर? वेरी गुड, इसी के लिए तो आए हैं यहाँ पे। P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल्स टू I टाइम्स N2 अपॉन N1। ये I को मल्टीप्लाई करना, अच्छा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB टाइम्स M। क्या था सर? डिप्रेशन, सॉरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा TB आफ्टर I KB M। ठीक है, एलिवेशन क्या होता है? डिफ्रेशन। क्या आ जाएगा सर? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या हो जाएगा? डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I टाइम्स KF टाइम्स छोटू m। I टाइम्स KF टाइम्स छोटू m। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल्स टू I टाइम्स CRT। ये हो गया तुम्हारा मॉडिफिकेशन। दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने तुम्हें सारी चीज़ें इस चैप्टर में कंप्लीट करके दे दी हैं। यहाँ हमारा एंड होता है सॉल्यूशन चैप्टर विद द 45 पेजेस। आई थिंक अगर तुम इसे फ्रंट बैक करके प्रिंट करा लो तो यू विल गेट इन 22 to 23 पेजेस में हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अलगजार बैच का सबसे पहला चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर हम लोगों ने 6 लेक्चर के साथ अपना कंप्लीट कर लिया। ठीक है, सारे वीडियोस हमारे जो 40 से 45 मिनट के थे। ठीक है, बीच में मैंने क्वेश्चन लगाया था। अब अगला जो लेक्चर होगा वो इसी का पार्ट होगा, 7th लेक्चर, जिसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद जो लेक्चर लेकर के आऊँगा मैं, उसमें मैं तुम लोगों को सारे PYQs फ्रॉम स्टार्टिंग टू दी एंड, कंसंट्रेशन टर्म, फिर उसके बाद क्या पढ़ा हमने? हेनरीज लॉ, हेनरी सॉल्युबिलिटी पढ़ा, फिर उसके बाद हेनरीज लॉ के बाद रॉल्स लॉ के बाद 2 पॉजिटिव डेविएशन और आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर में पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। उसके बाद एजियोट्रॉप्स भी 2 तरीके का, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। उसके बाद आ गए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर में 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, RLVP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट पार्ट पढ़ा हमने एब्नॉर्मल मोलर मास पढ़ा, फिर वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ा, और इसी के साथ हमारा चैप्टर ओवर हो गया। ठीक है, तो आई होप सो तुम्हें सारी चीज़ें इसकी समझ में आई होगी, और अगर समझ में आया है वीडियो को लाइक करो और इसी तरीके से सब्सक्राइब करो जैसा तुमने, और अपने दोस्त यार में भेजो ताकि सब्सक्रिप्शन बढ़े, ताकि तुम्हारे लिए फ़ायदा हो और हम लोग लाइव आएँ ताकि तुम अपने डाउट्स पूछ सको। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए